हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बता रही हूँ ईपीसी सेकंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन में आप अपना सत्रीय कार्य कैसे करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है विजिट और पार्टिसिपेट इन एनी कल्चरल आर्ट फेस्टिवल और एग्जीबिशन एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद योर एक्सपीरियंस। ठीक है, हमें कि हम किसी भी फेस्टिवल में गए या एग्जीबिशन में गए और वहाँ पर हमने पार्टिसिपेट किया या हम घूमने के लिए गए, तो हमें एक रिपोर्ट अपने अनुभव के आधार पर बनानी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये सबसे पहले हेडिंग लिखी है, उत्सव प्रिय भारतीय समाज। पिछले साल महाराष्ट्र के पुणे में गणपति महोत्सव को निकट से देखने का अवसर मिला। आज मैं अपने उसी बेमिसाल अनुभव को साझा करूंगी। एक ऐसी विशेषता जो भारत को विश्व के अन्य देशों से पृथक करती है, वो है हमारे त्योहार। भारतीय समाज अपने त्योहार के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्षेत्र विशेष के त्योहार जैसे महाराष्ट्र का गणपति महोत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा या तमिलनाडु का पोंगल या राजस्थान की गणगौर पूजा। सभी त्योहार भारतीय संस्कृति की अप्रतिम छवि या झलक देते हैं। इन भव्य त्योहारों के अलावा भी भारत में रोज कोई न कोई त्योहार आता ही रहता है। इन छोटे बड़े त्योहार के आने से जीवन में एक नया आनंद आता है। जब कोई उत्सव आता है तो हम अपने जीवन के सारे कष्ट को भूल जाते हैं और उत्सव में ऐसे शामिल होते हैं जैसे कोई बालक खेल में खो जाता है, और उत्सव से मिली ऊर्जा हमें हमारे जीवन को जीवंत तरीके से जीने में सहायता प्रदान करती है। उत्सवों के आने से जीवन को देखने के नजरिए में एक सकारात्मकता आती है। उत्सवों में जब पूरा परिवार एकजुट होता है तो खुशियों की और संतुष्टि की जो लहर दौड़ती है, उससे सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। आज जहां विश्व भर की बुजुर्ग आबादी एकाकीपन और निराशा से त्रस्त है, वहीं भारत में ऐसी समस्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। भारत के उत्सव प्रिय लोगों में एकजुटता का भाव दिखाई देता है और उत्सवों में बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर उल्लास के साथ अपने आगामी मंगलमय जीवन का स्वागत करते हैं। साथ ही इन त्योहारों के कारण समाज में जो अपनेपन की मिठास आती है, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को औरों से भिन्न बनाती है। हम भारतीयों के उत्सवों की लालिमा आज न केवल भारत में अपितु विश्व भर में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे हमने लिखा है उत्सव का शुभारंभ। जैसे कि हमने थोड़ा बहुत जो है महाराष्ट्र में जो गणेश जी का उत्सव है उसके बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिखा है कि कब मनाया जाता है और किस तरह से जो है थोड़ी सी इसकी हमने इतिहास लिख दिया पेशवाओं से रिलेटेड। जैसे कि छत्रपति शिवाजी ने जो है एक नई शुरुआत की थी, तो ये थोड़ा सा आप गणेश उत्सव का जो है थोड़ा सा आप इतिहास लिखेंगे। ये देखिए, फिर हम लिखेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। इस उत्सव को इतने बड़े पैमाने पर बनाने का लक्ष्य लोगों को एकत्रित करना था, जिससे उनमें देश के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और भारतीय समाज एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ सके। फिर बाल गंगाधर तिलक का ये प्रयास आगे चलकर एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई और आज गणेशोत्सव एक विराट स्वरूप ले चुका है। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक गणेश उत्सव एक लोकप्रिय उत्सव है। वीर सावरकर और कवि कोविंद ने नासिक में गणेश उत्सव मनाने के लिए मित्र मेला संस्था बनाई थी, जो बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन करती थी। तो इस तरह गणेशोत्सव शुरू हुआ। फिर कि मेरी सहेली जो पूना में रहती है
उसने एक दिन फोन पर मुझे पूना आने के लिए कहा और ये कहा कि मुझे यहाँ आकर गणपति महोत्सव देखना चाहिए, और मेरे मन में विचार था और मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। माता पिता से स्वीकृति मिल गई और मेरे भाई ने फिर अगले दिन का ट्रेन का टिकट बुक करवा दिया और मैं सुबह 7 बजे के लिए सुबह 7 बजे जो है ट्रेन के लिए रवाना हो गई। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा विस्तार से लिख देंगे। और फिर हमने लिखा है यात्रा वृतांत। पुनः पहुंचते ही मेरी सहेली मुझे लेने के लिए आ गई और उसके मैं घर चल दी। वहां घर पहुंचकर उसने मुझे अपने परिवार से मिलवाया और फिर हमने सबने साथ में बैठकर भोजन किया। भोजन करने के पश्चात मैंने उसके घर के पास के एक होटल में 10 दिन रुकने का निर्णय किया। मेरे इस निर्णय से एक बारगी तो उसे बहुत ही क्रोध आया, लेकिन फिर मैंने उसके सामने ये तर्क प्रस्तुत किया कि होटल में रुकने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं इस यात्रा को अच्छे से महसूस करना चाहती हूँ, और मैंने कहा कि मैं सभी गणेश पांडाल जो है वो घूमना चाहती हूँ। और इस तरह से उसने मेरे जो होटल में रुकने का आग्रह है उसको स्वीकार कर लिया। अब सबसे पहले मैं कौन से पांडाल में गई? तांबड़ी जोगेश्वरी के। ये बहुत ही भव्य था और यहाँ हर साल जो है मूर्ति का साज श्रृंगार जो है वो अलग अलग होता है। गणेश जी जो है कमल पर विराजमान थे और इस तरह से आप जैसा देख रहे हैं ये आप लिख लेंगे कि लोग नारे लगा रहे थे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और फिर गणेश जी की विशाल प्रतिमा थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं अवतरित हुए हैं। और ये जो तांबड़ी जोगेश्वरी जी है, ये पीठ जो है यह बुधवार पीठ पूना में स्थित है और त्योहार के समय बहुत सारी भीड़ थी। लोग केसरिया रंग के वस्त्र पहने हुए थे। इस तरह से आप पूरा जो भी, चूंकि ये विजिट है तो जो हम देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके पश्चात कस्बा गणपति पांडाल, इन्हें पहला मनाचा भी कहा गया है। 1630 में महारानी जीजाबाई भोसले अपने 12 वर्षीय पुत्र के साथ, जिसका नाम शिवाजी महाराज था, वो पूना आई और यहीं उन्होंने अपने निवास स्थान से कुछ दूरी पर एक मूर्ति मिली और उस मूर्ति को स्थापित करके एक मंदिर का निर्माण दिया गया जो आज कस्बा गणपति मंदिर के नाम से प्रख्यात है। और फिर हमने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा कि केवल एक दिन में 2 पंडालों के दर्शन हुए और बहुत से कलाकार भी आए थे। और देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। फिर आरती हुई और जो कि मराठी भाषा में होने के कारण मुझे नहीं आती थी, लेकिन मेरी सहेली ने मुझे बताया और वीआईपी लोगों को निकट से आरती देखने का अवसर मिला। लेकिन आरती करते समय सब भक्तगण बहुत ही भाव विभोर नजर आ रहे थे। समान वेशभूषा, ऐसे समान भावनाएं आदि। फिर उसके पश्चात आरती के बाद सबने प्रसाद लिया और आरती के समय तुतारी का बजना बहुत ही अच्छा लगा। पटाखे भी छुड़ाए गए, रंग बिरंगी लाइटें थी, दीपक थे और रात को 11 बजे मैं होटल पहुंची। पहले दिन की जो भी मेरा अनुभव था यात्रा का, उसको मैंने अपनी डायरी पे लिखा। खिड़की से देखा तो बाहर का दृश्य भी बहुत ही अभिभूत करने वाला था। चहल पहल थी, सभी लोग जो है दर्शन करने पहुंच रहे थे। देखिए यहाँ पर हमने ये फोटो लगा दी है और फिर हमने लिखा है कि अगले दिन हम खाना खा के फिर तीसरा मनाचा यानी तुलसी बाग गणपति मंदिर के दर्शन करने चल दिए। और इसके बारे में भी हमने देखिए यहाँ पर संक्षिप्त में लिखा है कि मंदिर में श्री विनायक के चरण सबसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे और साथ में चरण वंदना करते हुए मूसक राज विग्रह की शोभा को और भी अधिक सुशोभित कर रहे थे। मंदिर में श्री गणेश का विग्रह इतना मनमोहक था कि कोई भी व्यक्ति इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। पंडाल में अत्यधिक भीड़ थी और लोग थे, लेकिन दर्शन करने के लिए ललायत हो रहे थे। फिर हम वहां से गुरुजी तालीन मंदिर, जो कि चौथा मनाचा है, वहां पर गए।
ये एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गुरुजी तालीम के मंदिर में मूर्ति के परिवार के द्वारा स्थापित की गई है। पुणे का जो है शिंदे और नटबाज परिवार है, उन्होंने स्थापित की है। और हमने थोड़ा सा देखिए इसके बारे में लिखा है। फिर हमने गंगाधर तिलक जी के बारे में लिखा है थोड़ा सा, कि उन्होंने कौन सी मूर्ति स्थापित की थी। फिर उसके पश्चात मैंने थोड़ा सा लिखा है कि अपने देश के गौरवशाली इतिहास को भाव करके मन बहुत ही भाव विभोर हो गया, और फिर वर्तमान में मन को समझाते हुए गणपति बप्पा के दर्शन किए, पुष्प अर्पित किए और गणपति बप्पा मोरे के जयकारे लगाया। रात होते होते बहुत भूख लगने लगी, और एक घटना जो मुझे हंसा देती है वो ये कि जब मैं पंडाल में दर्शन करने गई तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हो गया, रोने लगा। मैंने चारों तरफ देखा तो उसके माँ बाप नहीं थे और कोई भी व्यक्ति मुझे उस बच्चे का अभिभावक नहीं लगा। मैंने गोद में उठा लिया और उसको प्रसाद के रूप में लड्डू दिया, उसने खा लिया और बड़े प्यार से बोला, दे दे नहीं तो मारूंगा। उसके ये शब्द सुनकर मुझे और सेली हंसने लगे। पूजा करने के पश्चात बच्चे के माता पिता भी आ गए और वो अपने माता पिता के पास पहुंच गया, और घर आते आते रात के 3 बज गए। लगातार 3 दिन तक घूमने के कारण अब बुखार हो गया। मेरी सहेली ने जोर आजमाइश करने के बाद बाकी बचे हुए 10 दिन, अब मैंने सोचा कि अब उसके घर तो रहना ही पड़ेगा। देखिए, ठीक है। फिर पांचों माची घूम चुकी थी, तो मैंने ये निश्चय किया कि अब जो 7 दिन है वो अपने सहेली के घर में जो पंडाल है उसके पास में वहीं घूमेंगे। और चौथे दिन आराम से मैं अपने सहेली के घर पर रही। वहाँ जो पंडाल था उसको देखा, खाना खाया, और पंडाल में जो है भिन्न भिन्न तरह के बालकों के लिए जो प्रतियोगिताएं थी, जैसे कि डांस है, नाचना गाना, खेलकूद, सभी जो है जो भी प्रतियोगिताएं थी और उनको आयोजित हुई और जीतने वाले को पुरस्कृत किया गया। और ये 7 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर विसर्जन का दिन बेहद अहम होता है और बड़ा जन सैलाब मैंने अपने जीवन में ऐसे कभी नहीं देखा। गणपति बप्पा की मूर्ति को विसर्जन करते हुए लोग बहुत ही भाव विभोर हो जाते हैं। छोटी बड़ी सैकड़ों मूर्तियां भक्ति भाव का संचार करती है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके नारे से। और देखिए यहाँ पर ये गणपति जी की फोटो है, और इस तरह से ये आज के समय में प्रासंगिकता हमने लिखी है कि गणपति उत्सव का जो मूल उद्देश्य था वो लोगों को इकट्ठा करना था, एकता का भाव पैदा करना था। वो उद्देश्य आज भी पूरा होता है। हाँ, पर्यावरण की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो ये मूर्तियां जो सीमेंट आदि की पीओपी आदि से बनाई जाती हैं, नदी में विसर्जित की जाती हैं, उससे जल प्रदूषण होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में जागरूकता का पैदा की जाए और सीमेंट से या पीओपी से नहीं बनाई जाए, बल्कि मिट्टी से ही बनाई जाए। देखिए, ये सारा जो है लिख दिया है। और मेरी यह गणपति महोत्सव की यात्रा बहुत ही सुखद रही। भारतीय संस्कृति को और से निकट रूप से देखने का अवसर बहुत ही अच्छा रहा।